तो जहाँ बेटा कल छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं आज। आपने क्या देखा था कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट या मैक्सिमम हाइट के लिए वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे थे और रेंज के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर रहे थे, और हम लोगों ने रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के एक्सप्रेशंस तो डिराइव किए थे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि हमने मेथड सीखा था, कैसे यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को और ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह मैं किसी भी टाइम t पर अगर मोशन को कैप्चर करूं, किसी भी टाइम t पर, ध्यान से इसको समझना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इसी को कहते हैं कि आप मन में उतार लो कि हो क्या रहा है ये पिक्चर। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को पकड़ा मैंने, ये कौन सा टाइम था, t। इस समय अगर टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हमेशा क्या लेते हैं, ओरिजिन। तो इस समय ये हॉरिजॉन्टली कितना चल चुका है, x, और वर्टिकली कितना चल चुका है, y। तो टाइम t पर वो वर्टिकली कितना चला है, y। उसकी वेलोसिटी अगर u थी तो हमें पता है कि इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट uy होगा और इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट ux होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो चला उसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो चला उसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो y इज इक्वल टू u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेम लॉजिक बेटा, y ऊपर की ओर है तो प्लस और एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो माइनस। फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला। ठीक, ये तो हो गया y डायरेक्शन में कितना चला वो t टाइम में, और x डायरेक्शन में सिंपल x कंपोनेंट इनटू द टाइम ड्यूरिंग विच इट मूव्स y इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्या हुआ कि यहाँ से आप टाइम की वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, देखो क्या होता है। यहाँ से टाइम की वैल्यू उठाकर इसमें रख दी। जब आप यहाँ से टाइम की वैल्यू उठाकर इसमें रखोगे तो t की जगह आप रखोगे x अपॉन यू एक्स, फिर माइनस हाफ जी, और फिर t स्क्वायर की जगह रखोगे x अपॉन यू एक्स। अब देखो t गायब हो गया यहाँ पर, ठीक। और अगर आप यू वाई और यू एक्स की वैल्यूज़ रख दो, यू वाई और यू एक्स की वैल्यूज़ रख दो जहाँ जहाँ हैं, देखो यहाँ पे u साइन थीटा, यहाँ पे u कॉस थीटा, यहाँ पे u कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलती है। इसको सिंप्लीफाई करो तो x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू जी। अब ये सिर्फ x और y के बीच का रिलेशन है, और हमेशा ध्यान रखो रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट x एंड y इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पाथ। और जो मैथ्स के बच्चे हैं वो जानते हैं कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन किसकी है, पैराबोलिक शेप की इक्वेशन है। तो ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कई बार हमारे सवालों को छोटा करेगा जब हम इसे सीधे इस्तेमाल करेंगे। टाइम ऑफ प्रोजेक्शन पता हो, u पता हो, x पता हो, y निकल आएगा। x क्या है, कोई जनरल वैल्यू किसी टाइम t पर, कोई x वैल्यू डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, कितना हॉरिजॉन्टली चला, और आपको y कॉरस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन से मिल जाएगा। आगे देखो, अब न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स में 3 स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत मिलेंगे। सबसे पहला, प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल फेंका किसी हाइट से। तो न्यूटन फिजिक्स का 23rd क्वेश्चन ले लिया मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। Find time when particle strikes the ground. Find time when particle strikes the ground
and horizontal distance from the tower where it strikes the ground. अब आप सीधे फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि ये कैसा मूव करेगा, ये यहाँ हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो ये ग्रेविटी इसको खींचेगी और अपनी डायरेक्शन में घुमाना चाहेगी मोशन को, तो ये ऐसे घूमते 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 इस तरीके के मोशन पे आएगा। तो ये तो आधा ही पैराबोला हुआ ना। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे सीधे यूज़ नहीं कर सकते, तो आप कैसे करोगे, जो हमने मेथड यूज़ किया था फॉर्मूला डिराइव करने में वो यूज़ करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, हाइट चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करो। तो अब ध्यान से देखो ये कैसे करना है, क्योंकि बच्चे बहुत समय तक गलत करते रहते हैं, हाफ ईयरली तक बच्चे गलत करते हैं, हाफ ईयरली में गलत करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, इसका मतलब क्या कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। अब टाइम ड्यूरिंग विच इन विच इट स्ट्राइक्स विद द ग्राउंड, तो टाइम के लिए हमेशा वर्टिकल मोशन कंसिडर करते हैं। तो हमें पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, कितनी डिस्प्लेसमेंट वो वर्टिकली ट्रैवल करेगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 40 मीटर, और हमें चाहिए क्या, टाइम। u पता है, h पता है, एक्सेलरेशन g है, तो कौन सा वो फॉर्मूला है जो टाइम दे सकता है, वो है फॉर्मूला h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। और इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है। ध्यान से देखो वैल्यूज कैसे सब्सटीट्यूट की हैं। ये ग्रेविटेशनल डायरेक्शन में जो क्वेश्चंस मोशन अंडर ग्रेविटी है उसके लिए ये एक जनरल स्टेप्स हैं जो हमेशा याद रखो, गलतियां नहीं होंगी। क्या, जब आप h लिखोगे, इसको क्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को लिया, ओरिजिन, जितनी क्वांटिटीज नीचे की ओर डायरेक्टेड है -y सब निगेटिव, तो h नीचे की ओर, तो h की वैल्यू -40। उसके बाद u कौन सी है यहाँ पर, y कंपोनेंट, पर वो तो 0 है, तो y की वैल्यू तो आप निगेटिव रखेंगे, लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। फिर प्लस की जगह आप यहाँ पे a को -g रखेंगे, क्योंकि g नीचे की ओर डायरेक्टेड है, -12 gt²। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिला 40 इज इक्वल टू हाफ 10 t²। तो t² हो गया 8, तो टाइम हो गया 2√2। तो कितनी देर बाद बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, 2√2 सेकेंड्स के बाद। देखा कैसे किया इस क्वेश्चन को। फिर उन्होंने पूछा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर जाके वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है, x कंपोनेंट इनटू टाइम ड्यूरिंग विच इट कम्स डाउन टू द ग्राउंड। तो ux कितना है, पूरा का पूरा 20, और टाइम जिसमें वो नीचे आया 2√2, तो आंसर हो गया 40√2। इसको ध्यान से देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आसान है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर साइन वगैरह। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। स्पेसिफिकली इसको हमने ये क्वेश्चन लिया कि हमने प्रोजेक्टाइल को पिछली बार किस डायरेक्शन में फेंका था, हॉरिजॉन्टल, अब की बार 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये दूसरी तरह का हो गया। A stone is thrown from the top of a tower at an angle 30 degree up with the horizontal with a velocity of 16 meter per second. After 4 seconds of the flight, it strikes the ground. Calculate height of the tower from the ground and horizontal range of the stone. तो अब टाइम दे दिया है जिसमें वो नीचे आकर स्ट्राइक करता है और हाइट पूछ ली है।
लॉजिक तो लेकिन पिछला वाला ही रहेगा। अगर आपको हाइट चाहिए तो वर्टिकल मोशन, अगर आपको रेंज चाहिए तो हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करना है। तो हमने देखा कि भाई u क्या है 16, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 16 cos 30, वर्टिकल कंपोनेंट 16 sin 30। तो हाइट के लिए वर्टिकल मोशन कंसीडर करना है तो ध्यान से देखो, जिस रफ्तार से वो वर्टिकल डायरेक्शन में चलना शुरू करता है वो है 16 sin 30, और कितनी हाइट, फाइनली कितना डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में उसको कवर करना है। पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, लेकिन फाइनली तो उसको वर्टिकल डायरेक्शन में 0 डिस्प्लेसमेंट पर आ जाना है ना। बात समझ आ रही है बेटा? तो अब कितने टाइम में वो जहाँ से चला वहाँ से y डिस्प्लेसमेंट कवर करके नीचे आएगा। ध्यान से समझना, आप कहोगे कि ये ऊपर जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर वो नीचे आएगा, ठीक है। जब वो चलना शुरू करता है तो वो कहाँ से चलता है? यहाँ से। और जब वो एंड करता है तो वो कितना नीचे आ जाता है, डिस्प्लेस कितना होता है? y हाइट ऑफ टावर। तो उसने डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कितना कवर किया? y। वो ऊपर गया और नीचे आया, पर डिस्प्लेसमेंट कैसे लेते हैं? पॉइंट जहाँ से शुरू किया और सीधी लाइन टू द पॉइंट जहाँ ख़त्म किया। तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट चली? y। किस डायरेक्शन में चली? नीचे। तो y की वैल्यू, क्योंकि y कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो हम उसे कोई वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन अगर y की कोई वैल्यू यहाँ होती तो उससे फॉर्मूले में माइनस साइन के साथ रखते, क्योंकि नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट कवर अप हो रहा है। g नीचे की ओर, तो g की वैल्यू भी निगेटिव सब्स्टिट्यूट की जाएगी, लेकिन u sin 30 ऊपर की ओर है, तो u sin 30 की वैल्यू जब आप इक्वेशन में रखोगे तो प्लस साइन के साथ रखोगे। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? हमें टाइम दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है और y पूछा है, तो यही बेस्ट फॉर्मूला है। लेकिन क्योंकि y कैलकुलेट करना है तो इसको साइन नहीं देना चाहिए पहले। जो क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं उसको साइन नहीं देते हैं पहले। तो हमारी इक्वेशन हो गई, देखो जब आपने u लिखा तो क्योंकि वो ऊपर की ओर था तो प्लस साइन के साथ, और g नीचे की ओर था तो माइनस साइन के साथ। तो जब हमने वैल्यूज रखी तो क्या आया? देखो u sin थीटा यानी 16 sin 30 इंटू t। टाइम कितना है? 4 सेकेंड में उसने ये जर्नी, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी टाइम में यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पूरा किया? 4 सेकेंड। माइनस हाफ g को 10 ले लो, इंटू 4 का स्क्वायर। y को मैंने निगेटिव लिख दिया था, एक्चुअली जो क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल भी साइन नहीं देंगे। तो देखो y कितना आ गया? 32 माइनस 80 यानी माइनस 48। अब तुम कहोगे मैम माइनस का मतलब क्या? तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर प्लस y डायरेक्शन में होती डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव आती, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के निगेटिव y डायरेक्शन में है। तो वैल्यू निगेटिव जो आई, ये निगेटिव इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ओनली। कि भाई बॉल नीचे फाइनली डिस्प्लेस हुई अपने पॉइंट से जहां स्टार्ट किया था। तो इस माइनस के लिए परेशान नहीं होना है, ये केवल आपको डायरेक्शन बता रही है। एंड वी हैव टेकन g as 10, इन द बुक दे हैव टेकन g as 9.8, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, उनका जो वैल्यू है वो कुछ इससे कम आ रहा है। इज इट क्लियर क्लास? और फिर हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस पर जाके ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा? सिंपली
horizontal component into the time during which it comes down. तो u cos 30 that is 16 root 3 by 2 into time 4. So it is 64 root 3 by 2 that is 32 root 3. So I'm not changing in decimals, but you should change in decimals, right? It should be 32 into 1.732 meters. This will be answer. And the next question is the next variety of this question. Next question देखो बेटा. Now a stone is thrown from the top of the tower at an angle of 30 degree down with the horizontal with a velocity 25 meter per second. If the stone strikes the ground after 2.5 seconds, then calculate the height of the tower. फिर से हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा u को, u cos 30 and u sin 30. अब again you have to find y, that is the height of the tower, but initial velocity is u sin 30, that too in downward direction. So now this value should be substituted in the equation with negative sign. जो y आपका आएगा वो निगेटिव आना चाहिए क्योंकि नीचे की ओर है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछी होती तो u cos 30 इंटू 2.5 कर देते सिंपली. ठीक, तो चलो अप्लाई करते हैं. एक बात ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन में ये जो वैल्यूज़ है ना बेटा, ये सब वेक्टर है. It's a vector, it's a vector, it's a vector. This is displacement, velocity and acceleration. So that is why we are following a particular rule. Take the point of projection origin. All the quantities in upward direction positive, all the quantities in downward direction negative. So if you substitute the value, पहले नहीं रखना है क्योंकि h हमें पता करना है, तो why should I keep the h negative first? हमें पता है हालांकि कि नीचे की ओर है तो निगेटिव आएगा, पर निगेटिव आने दो, उसको जो भी क्वांटिटी पता करनी रहती है उसका साइन पहले नहीं देते हैं. इनिशियल वेलोसिटी u sin 30 डाउनवर्ड हो गया, टाइम 2.5 आगे रख देंगे, एक्सेलरेशन नीचे की ओर तो माइनस साइन के साथ वैल्यू रख देंगे, और टी स्क्वायर तो पता है हमें वैल्यू रखना है, तो वैल्यू फाइनली हमने रखी कि u sin 30, u is 25, so 25 upon 2 into t, t is 2.5. फिर हाफ इंटू g की वैल्यू फिर से 10 ले लेते हैं, तो 5t स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर. ठीक है. अब अगर आपने इसको साइन नहीं दिया था, मैंने क्योंकि पहले ही साइन दे दिया था, तो ये इक्वेशंस में साइन मैंने काट दिए थे, जो कि नहीं देना चाहिए, पहले नहीं देना चाहिए. तो ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था और ये भी माइनस था. तो जब ये माइनस क्वांटिटीज जब ऐड होंगी तो माइनस आएगा. माइनस कॉमन ले लिया था, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको रिजल्ट मिलेगा -62.5. याद रखो दिस इज फॉर डायरेक्शन ओनली. हाइट का निगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वेक्टर इक्वेशन थी. माइनस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मोशन था बॉल का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और बॉल ने इतना मोशन करके स्ट्राइक किया था, इस तरीके से मूव करके ग्राउंड को स्ट्राइक किया था. -62.5 मतलब नीचे की ओर मूव करके. तो ये 3 तरह के जो बेसिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये पहले कंसीडर किए, जिससे तुमको जो मेन क्वेश्चंस हैं उनका एक आइडिया लग जाए कि ये तो आपको हर कदम पर मिलेंगे ऐसे सवाल. एक हॉरिजॉन्टल ले लिया, एक 30 डिग्री अप ले लिया, एक 30 डिग्री डाउन ले लिया, और ये तीनों क्वेश्चन न्यूटन फिजिक्स की एक्सरसाइज से ले लिए थे. अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं. दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ द एग्जाम्स. हाईलाइट करते चलना है. रेंज के फॉर्मूले को देखो. ठीक, इफ यू वांट टू फाइंड that at a
particular speed, if you throw the ball with a particular speed, then in which direction you should throw the ball so that it covers the maximum range. So if you fix the u, g is fixed, then sine 2 theta, when it will be maximum, then range will be maximum. And sine 2 theta's maximum value is 1. So sine 2 theta is equal to sine 90. So 2 theta is 90 and theta is 45. So this is something very important, that if you throw any projectile at 45 degree from the horizontal, it will cover maximum horizontal distance for that particular speed. आगे देखो, बहुत important point. U square sine 2 theta is actually u square, and sine 2 theta can be written as 2 sine theta cos theta, right? So if you observe the formula of the range, ये है थीटा, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो ये रेंज का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे. लेकिन अगर आप थीटा की जगह 90 माइनस थीटा एंगल पर उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. मतलब जैसे थीटा 30 है, आपने 30 डिग्री पर अगर किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया तो ये इक्वेशन आपको रेंज देगी थीटा को 30 रखने पर. लेकिन अगर आप 90 माइनस 30 पर फेंको, यानी 60 डिग्री पर, तो आप इसी फॉर्मूले में थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दो. और जब आप थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखोगे, यू विल सी दैट साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड यू गॉट द सेम फॉर्मूला, द आर अगेन. तो कितनी इंपॉर्टेंट बात पता चली, that if you throw a projectile at theta or at 90 minus theta, the range covered will be same. So these important points have to be copied and they should be in your memory. अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द जर्नी. काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? हाफ m और टोटल v स्क्वायर, जो भी उसकी नेट वेलोसिटी है, यानी x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो वेलोसिटी हो जाएगी, और इसका स्क्वायर आपके काइनेटिक एनर्जी में आएगा. आप ध्यान से सुनो, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, लेकिन उस समय भी x जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है वो तो रहता है. तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है. इसलिए काइनेटिक एनर्जी विल नेवर बी 0 थ्रू आउट द जर्नी. क्यों इस पॉइंट को मेंशन करना ज़रूरी है? जैसे ही क्वेश्चन आता है एट व्हाट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0, बच्चा तुरंत सोचता है अरे वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर पहुंचकर हाइट पे पहुंचकर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वहीं पे काइनेटिक एनर्जी 0. नहीं बेटा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, पूरी वेलोसिटी 0 नहीं होती. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज नेवर 0 थ्रू आउट द जर्नी. फिर क्या पता चलता है? देखो, 0 तो नहीं है, लेकिन वेलोसिटी किस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की मिनिमम होती है? मैक्सिमम हाइट पर. क्यों? क्योंकि y कंपोनेंट रह ही नहीं जाता, सिर्फ x कंपोनेंट रह जाता है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट. और कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू? हाफ mvx स्क्वायर. फिर बहुत खास बात ऑब्जर्व करने की, जब बॉल ऊपर जा रही होती है तो vy घट रहा होता है, और अगर vy घट रहा होता है और vx कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी ऊपर जाते समय डिक्रीज करती है. फिर ऊपर पहुंचकर उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है, हाफ mvx स्क्वायर केवल. और फिर जब बॉल नीचे आने लगती है तो vy इंक्रीज करता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है. So kinetic energy of a projectile in the first half of the journey while going up
decreases, becomes minimum at maximum height. नो ज़ीरो नहीं, सॉरी बेटा, गलत लिख गई मैं खुद ही. काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डिक्रीजेज देन बिकम्स मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट एंड देन increases. Decreases, becomes minimum and then increases. This is behavior or variation of kinetic energy with height of the projectile. Right? Next point देखो. Whatever is happening with the kinetic energy, we have already discussed that velocity, the same thing is happening with the velocity. Velocity never becomes zero throughout the journey. It's only y component which becomes zero at the maximum height. And velocity, total velocity, first decreases because y component decreases and x remains constant. Then becomes minimum at maximum height. और मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी रह जाती है? u cos थीटा. किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल. ये समथिंग विच यू शुड हैव इन योर माइंड. तो मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट, द वैल्यू मैग्नीट्यूड u cos थीटा एंड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, एंड देन it increases. So carefully copy the points. And since velocity of the projectile is changing throughout the journey, average velocity अगर कोई पूछ ले तो average velocity का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. आप कौन सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करोगे? वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाता है, तो अगर उसको तुम कंसीडर करोगे तो एवरेज वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन आएगी और वो ज़ीरो हो जाएगी, और वो होती भी है. इस पूरी जर्नी में उसकी वेलोसिटी u sin थीटा घटती है, और इस पूरी जर्नी में उसकी वेलोसिटी u sin थीटा बढ़ती है. तो इस पूरी ड्यूरेशन में जो डिक्रीज़ हुआ और इस पूरी ड्यूरेशन में जो इंक्रीज़ हुआ, वो दोनों, ये प्लस वैल्यूज़ और ये माइनस वैल्यूज़ ऐड करोगे तो ज़ीरो होगा. तो वर्टिकल डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है. लेकिन अगर आप फाइनली डिस्प्लेसमेंट देखो तो प्रोजेक्टाइल वर्टिकली तो डिस्प्लेस नहीं हुआ, लेकिन हॉरिजॉन्टली तो होता है ना. रेंज आर. तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी ऑन द होल पता करनी है तो प्रोजेक्टाइल के पास एक ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल. तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज horizontal displacement only. So total displacement is range and total time is time of flight. Substitute the value of range. So range is u square sin 2 theta upon g and time of flight is g upon 2u sin theta. Simplify it and you will be left with u cos theta. और वही तो सही है बेटा. वर्टिकली तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ सारी निगेटिव वैल्यूज से नलीफाई हो जाती हैं. केवल u cos थीटा है विच रिमेन्स एज इट इज थ्रू आउट द जर्नी. सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज u cos थीटा. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. सो नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स. And there is a question. This is a good question that a particle is projected at 60 degree to the horizontal with kinetic energy K. Find kinetic energy at the highest point. And you know that kinetic energy at highest point is
डू यू रिमेंबर? अभी हमने डिस्कस किया है हाफ mvx². ओनली x component is left at the x component remains at the maximum height. So what is x component? It is u cos 60. Now they are saying that a particle is projected with kinetic energy k. That means initial kinetic energy is half m और टोटल जो भी v है x और y कंपोनेंट का रिजल्टेंट vt². ठीक, अब ये क्या है? हाफ m अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर. ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए और इसकी वैल्यू है k. हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हुआ? हाईएस्ट पॉइंट पर, एट हाईएस्ट पॉइंट the kinetic energy remains half m vx² only, क्योंकि vy कंपोनेंट 0 हो गया. अब अगर vx को आप लिखो, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो थी वो ये vt लिखी हुई है, ठीक है ना? तो हाफ m vt² इज k. ठीक, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? हाफ m vt cos 60 और इसका स्क्वायर. ध्यान से समझो, vt क्या है? जिस वेलोसिटी से वो प्रोजेक्टेड है उसी को तो हमने अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर लिखा है, क्योंकि हम इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करके डायरेक्शंस, दो अलग अलग डायरेक्शन में पूरे मोशन को एनालाइज करते हैं. तो इनिशियली अगर उसकी वेलोसिटी vt है तो हाफ m vt² को उन्होंने कहा कि वो k है काइनेटिक एनर्जी. अब ऊपर पहुँचे तो सिर्फ x कंपोनेंट बचा, और x कंपोनेंट को कैसे लिखते हैं? टोटल वेलोसिटी cos 60. तो ये हो जाएगा हाफ m vt² इंटू 1/2². ये वैल्यू k दी हुई है तो इसको लिख दिया k, और 1/2² हो गया 1/4. तो एट द हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज kinetic energy at the point of projection by 4. So at the highest point the kinetic energy reduces from k to k by 4. Clear बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में बेहतर क्वेश्चंस, इससे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे.